सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के चौथे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वहां पर जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, ताकि इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से रिविजन आप कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो ये एप्लीकेशन जो कोरमो जॉब्स है, ये कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवाओं को और नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। गूगल ने पहली बार इसको 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया था, फिर 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया था और अब भारत में लॉन्च किया है। गूगल की बात करेंगे। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। इसके दो फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, और अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अभी आपको याद होगा, गूगल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, और गूगल ने अपनी गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से फिर से रिलॉन्च किया है। और गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी? 7.7%। सबसे ज्यादा फेसबुक ने खरीदी थी 9.99। फिर है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ये बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये सुधा मूर्ति, और अभी इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, जिसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर। और एक और कारण से इनका नाम अभी न्यूज में था, क्योंकि इनको अभी एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। बाकी श्रीधरन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर हैं, और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। राधा भाटिया, इनकी एक बुक है लस्सी, और इस बुक ने इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता था। उर्जित पटेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर है किसने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन स्टेट्स 2011 से 2036 नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया इन स्टेट्स 2011 से 2036 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो 2011 में था 943, जो 2036 तक बढ़कर 957 हो जाएगा। सेक्स रेशो लिंगानुपात मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, जबकि शिशु मृत्यु दर 2035 के अंत तक ये घटकर 30 रह जाएगी। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121.11 करोड़ से बढ़कर के 151.8 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन से एक डे आप याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, ये 11 जुलाई को मनाते हैं। फिर है अभी त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कीथ रोले, और ये लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनिदाद टोबैगो, इस कंट्री के बारे में आपने न्यूज में जरूर पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? आपको याद होगा 2021 में जो आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाले थे, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ही होने वाले थे। लेकिन आपको बताया 2021 में तो अब आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे, तो दोनों की तारीखें क्लैश कर रही थी, टकराव हो रहा था। इस कारण से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को शिफ्ट कर दिया गया था 2023 में। तब हमने त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में पढ़ा था। तो अब बिल्कुल मत कहना ये बिल्कुल नया नया कंट्री का नाम आपको सुनने को मिल रहा है। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। बाकी वॉल्टर रोजर मॉर्टिस, ये पेरू के प्रधानमंत्री बने। मो ओल्ड बिलाल मोरिटानिया के प्रधानमंत्री बने, और हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। फिर है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है, और ये दिन बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, बुजुर्गों के नाम पे एक और डे आप याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है अभी इक्वेटोरियल गिनी, इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फ्रांसिस्को एशुए, और ये लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य में प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक सेंट्रल अफ्रीकन देश है। याद रखना, गिनी नाम से आपको 3 देश सुनने को मिलेंगे। एक तो गिनी नाम का खुद ही देश हो गया,
वो आपने जरूर सुना होगा। एक गिनी बिसाऊ हो गया और एक यही हो गया इक्वेटोरियल गिनी। इस इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है मालाबो। क्या है? मालाबो। बाकी हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने। कुबाट बेक बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। और जीन कोस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। फिर किस राज्य सरकार ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ इस नए लोगो को रिलीज किया है। इस नए लोगो का रंग आप देख सकते हो हरे रंग का है और ये वन संपदा का प्रतीक है। इसमें आपको 24 हाथियों का और 24 पलाश के फूल का इस्तेमाल हुआ दिखेगा। बीच में अशोक स्तंभ है और हाथी, यहाँ पे हाथी से आप याद रख सकते हो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। और राजकीय फूल यहाँ का पलाश है, तभी आपको लोगों में पलाश के फूल दिख रहे हैं। 24 हाथी 24 पलाश के फूल। अच्छा, नए लोगों की बात चल रही है तो एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो हमारे श्रम व रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने श्रम ब्यूरो के ऑफिशियल लोगो को लॉन्च किया था। झारखंड की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री हमने बताया हेमंत सोरेन है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अभी आपको याद होगा झारखंड की सरकार ने प्रज्ञाम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और ये जो रांची है ना, रांची, यहाँ पे सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और झारखंड का खुंटी निर्वाचन क्षेत्र है अर्जुन मुंडा का, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। फिर किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो वैसे आप नाम से ही पहचान सकते हो इसको। तो कासिम सुलेमानी कौन थे? ये ईरान के कमांडर इन चीफ थे ये, पर अमेरिकी हवाई हमले में ये मारे गए थे। और फिर नए इसके कमांडर इन चीफ कौन बन गए? इस्माइल कानी बन गए। इस जो मिसाइल है ना ये वाली शहीद कासिम सुलेमानी, इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। ईरान की कैपिटल है तेहरान। करेंसी हो गई है तोमान और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर अभी 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा एप्पल। अच्छा, ये दूसरी बनी है तो पहली कौन थी? सऊदी अरामको थी। यानी कि इसने सबसे पहले 2 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप को पार किया था और अब दूसरी बन गई है एप्पल। अच्छा, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 भी आया था, जिसमें भी टॉप पे रहा था एप्पल। और उसमें सेकंड था रिलायंस इंडस्ट्रीज। एप्पल का हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। फिर किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। तो अभी भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हैं ये राजीव कुमार और इन्हीं को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आपको पता होगा जो अभी तक चुनाव आयुक्त थे एक अशोक लवासा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनकी जगह आए हैं ये राजीव कुमार। अच्छा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। देखो, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो एक तो बन गए हैं राजीव कुमार अशोक लवासा की जगह, और एक कौन है उनका नाम भी याद रखो, सुशील चंद्र है। अच्छा, चुनाव आयुक्तों की बात चल रही है तो चुनाव से आपको एक डे याद रखना है, नेशनल वोटर्स डे। ये कब मनाते हैं अपन? 25 जनवरी को मनाते हैं। और पीएस रानीपत से भी याद रखो नाम, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने थे ये, इंस्पेक्टर जनरल। और पी प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव बने थे ये। फिर अभी किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा रॉनी ओसुल्लिवन ने। ये किस देश के हैं? तो ये यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से। और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। क्या नाम है? रॉनी ओसुल्लिवन। फिर किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर के उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल कर रही है। और ये अभियान अभी मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी कि देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अब गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। पहले लालजी दास टंडन थे, उनका निधन हो गया। आनंदीबेन पटेल ये आपकी उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर है इंदौर, जो अभी स्वच्छ
सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार टॉप पे रहा है। इंदौर से और क्या क्या पॉइंट मैंने आपको कनेक्ट करवाए थे कि इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन लगाए हैं और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में भी टॉप पे रहा था। अभी इसने रुक जाना नहीं योजना को भी शुरू किया था। एक रोको टोको अभियान भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की थी सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू हुआ था। और कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं और कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जो आपको याद रखनी है। श्रम सिद्धि अभियान, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की थी, दीदी वाहन सेवा शुरू की थी, रोजगार सेतु योजना शुरू की थी, FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक दिए जाएंगे ऐसी भी घोषणा की थी। चरण पादुका पहल शुरू की थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। एक जीवन अमृत योजना हो गई और इसी से मिलती जुलती थी जीवन शक्ति योजना, ये भी इसी ने शुरू की थी। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश बना था। और यहीं पे नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपके करंट अफेयर्स में रहते हैं, अभी इनको याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। तो अभी HSBC इंडिया ने भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और कई तरह की इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना। दरअसल जो कॉर्पोरेट्स हैं जो पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये खास ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और ये भारत में अपनी तरह का पहला और एकमात्र प्रोग्राम है। अच्छा, HSBC के CEO अभी बने थे कुछ समय पहले ही, क्या नाम है उनका? नोएल क्विन। HSBC मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर आपको लंदन UK में मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर समझौता किया है। तो इसमें पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जैसे कि ड्रिप सिंचाई वगैरह। तो इन सब से क्षेत्रीय किसानों की सहायता की जाएगी। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अभी इसने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था। इसकी जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम बदला और क्या कर दिया? टैगोर स्ट्रीट कर दिया। और अभी इजराइल ने ऑफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया था और एक एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का भी सफल परीक्षण किया था। और इजराइल से आपको याद होगा अभी अब्राहम एकॉर्ड, ये इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। फिर अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रितेश शुक्ला। तो NPCI ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड को लॉन्च किया है और इस कंपनी का उद्देश्य है NPCI की जो घरेलू भुगतान तकनीकें हैं जैसे कि UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए वगैरह, तो इनको दूसरे देशों में फेमस बनाना। तो NPCI ने सीधा सा याद रखो किसको? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का CEO बनाया रितेश शुक्ला को। बाकी दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने हैं और थियरी डेलापोर्ट विप्रो के MD CEO बने। NPCI की बात कर लें तो स्थापना 2008 में हुई। मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर और इसके MD CEO हैं दिलीप असबे
और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है विश्वमोहन महापात्रा। अभी आपको याद होगा एनपीसीआई ने एनएथ रिवॉर्ड्स नाम से एक लॉयल्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एक पाई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल असिस्टेंट भी इसने लॉन्च किया था। फिर रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदल करके क्या हो गया है, तो आंसर होगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव हरियाणा में, इसकी स्थापना 2012 में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, जिसका नाम अब बदल करके केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड हो गया है। अच्छा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो अभी इसके सीएमडी नए बने थे, वो याद रखना आप, एसएन राजेश्वरी नाम है। फिर एक किसे एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। तो अभी अश्विनी भाटिया को एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पीके गुप्ता की जगह लेंगे, जो कि मार्च में रिटायर्ड हुए थे। देखो, एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ये चौथे हैं। इनसे पहले के 3 थे, मतलब 3 है, अरिजीत बासु, CS शेट्टी और दिनेश खरा। अच्छा, मनोज सिन्हा ये कौन है? अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी/सीईओ बने। और अगर मैं आपसे पूछूं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी/सीईओ कौन बने? पीसी कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल, तो ये भी याद रखना। फिर है वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा चेतन भगत ने। तो सीधा सा याद रखना, चेतन भगत ने लिखी है ये बुक वन अरेंज्ड मर्डर। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? विशेष कोड टू विन। यतीश यादव रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की बुक लिखी है। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। फिर आपको उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो आप सबको पता ही अभी खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है जो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे, अभी 29 अगस्त को दिए जाएंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा, वर्चुअल माध्यम से दिए जाएंगे। ये कोविड-19 के कारण इकट्ठे नहीं हो रहे हैं एक्चुअल में। और 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, उसी दिन दिए जाते हैं ये अवार्ड। तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस बार की खास बात यह है कि ये 5 खिलाड़ियों को मिल रहा है। कौन कौन है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। रोहित शर्मा तो इसका आंसर हो ही गया, जो कि क्रिकेटर है। और टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा। एक मरियप्पन थंगावेलु है, पैरा एथलीट है, ये हाई जंपर है। विनेश फोगाट रेसलर है, ये कुश्ती करती है। और रानी रामपाल ये वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। इन सबको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। और पहला वाला कब और किसे मिला था? तो 1991 में मिला था ये विश्वनाथ आनंद को, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो खेल पुरस्कार है इन पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने अनाउंस किया था उस दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं बना पाया। और बाद में मैंने अभी इसको इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि देखो इनमें जो विजेता राशि इन लोगों को दी जाती है ना, इन खिलाड़ियों को दी जाती है, उसमें भी चेंजेस होने। और ये फाइनली अनाउंस हो जाएगा कि कितना बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा। कब? अभी 29 अगस्त। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि वो वाला पार्ट भी इंक्लूड करके उसी वीडियो में दे दिया जाए, नहीं तो फिर वो वीडियो अधूरा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अभी इनकी जो विजेता राशि है वो चेंज होगी, तो वहां से डेफिनेटली आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो हम उस पॉइंट को क्यों छोड़ें। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ और 29 अगस्त को इवनिंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 29 अगस्त को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है सबकी। तो बात आपको समझ में आ गई? अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ पाया? मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो। बढ़ते हैं अभी आगे। फिर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कौन करेगा? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी है। तो इसे खरीदने के बाद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का विलय हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। और इस मर्जर के बाद ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। बाकी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे वी सूर्य नारायण। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये 2 कारण से न्यूज में था। एक तो इसके एमडी/सीईओ बने थे पीसी कांडपाल, और अभी इसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। बाकी कोटेक जनरल इंश्योरेंस, अभी मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटेक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। फिर अभी हाल ही में USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। तो महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये आनंद महिंद्रा और अडोब के अध्यक्ष हैं शांतनु नारायण, और इनको 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? तो इन्हें यूएस इंडिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान मिलेगा। फिर अभी हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो आंसर होगा हरित पथ। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नेशनल हाईवेज पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया जाएगा। क्या नाम है? हरित पथ। बाकी कोरोना फाइटर्स, अभी जो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए द कोरोना फाइटर्स नाम से एक वीडियो गेम को लॉन्च किया था। लीड पोर्टल ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए। और सुरक्षया, ये जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षया नाम से। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में हुई। चेयरमैन इसके हैं सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, एनएचएआई से एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, याद रखना, अभी पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है ये। फिर पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना? तो आंसर होगा मैसूर चिड़ियाघर। और इस तरह से याद रखना, ये भारत का दूसरा चिड़ियाघर बन गया है जहाँ पे हंटिंग चीते लाए गए हैं। अच्छा, कहाँ से लाए गए हैं? भारत में नहीं मिलते हैं ये साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए? तो 3 चीते लाए गए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत। ये तो दूसरा बना है, इससे पहले पहला कौन था? पहला था हैदराबाद चिड़ियाघर जहाँ पे ये हंटिंग चीते लाए गए थे। फिर इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने मिलकर लिखा है इसको। 2 जनों ने मिलकर लिखा है, याद रखना। बाकी कुछ और बुक का मैं आपको रिवाइज कराऊं क्या? तो याद रखो, एक बुक तो हमने पीछे ही पढ़ी है। कौन सी बुक? वन अरेंज्ड मर्डर। किसने लिखी है वो? चेतन भगत ने। एक निरुपमा यादव भी न्यूज में था नाम, विशेष कोड टू विन नाम की बुक लिखी है। एक और यादव पढ़ा था हमने, यतीश यादव के बारे में, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नाम की बुक लिखी थी। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक लिखी थी। एक मिजोरम के गवर्नर भी हैं श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने बुक लिखी थी कोरोना कविता काल, जिसको मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉन्च किया था। उर्जित पटेल का नाम तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। और कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक और नाम इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको, आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरलाचार्य, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। फिर किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर लिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश स्टेट की जो भी मतलब जॉब वगैरह है वो केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। और इसी तरह से एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले, हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही एक घोषणा की थी। क्या कहा था उन्होंने? कि राज्य की जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो बढ़ते हैं अभी आगे। फिर नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता के लिए ये एक नई उड़ान योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? यही है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। फिर अभी किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम की पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो इस पहल के तहत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को एक्सिस बैंक अगले 1 साल में नौकरी देगी। मतलब ये लगभग 1000 लोगों को जॉब देगा इस इनिशिएटिव के तहत। तो मतलब कोई भी अगर एलिजिबल कैंडिडेट है वो घर बैठे बैंक के साथ काम कर सकता है। बाकी एचडीएफसी बैंक, अभी याद होगा इसके नए एमडी सीईओ बने थे शशिधर जगदीशन। करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने थे रमेश बाबू। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बने थे एमडी सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन हो गई। और अभी एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 29%। और अभी एक्सिस बैंक ने, आपको याद होगा, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा को लॉन्च किया था, AXAA। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को
अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा एक तो गुवाहाटी वाला, एक जयपुर का और एक तिरुवनंतपुरम का। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। केरल का तिरुवनंतपुरम में, राजस्थान का जयपुर वाला और असम का गुवाहाटी वाला। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अडानी ग्रुप को 50 सालों के लिए ये एयरपोर्ट लीज पे दिए गए हैं। यहाँ पे लीज पर देने का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, मतलब उस एयरपोर्ट का जो भी मैनेजमेंट हो गया, जो भी उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया, मतलब उसका जो संचालन वगैरह है वो अडानी ग्रुप करेगा, जबकि सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी से संबंधित जो भी इशू होंगे वहां के वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो अब आप देख सकते हो अडानी ग्रुप के पास जो एयरपोर्ट की संख्या है वो बढ़ करके 6 हो गई है, मतलब इसके अंदर 6 एयरपोर्ट आ गए हैं। 3 पहले से इसके पास, एक तो बेंगलोर वाला, अहमदाबाद वाला और लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, अडानी ग्रुप से एक और प्रश्न बनता है, मैं अलग से नहीं करा के यहीं पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा कर दी है। अच्छा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और इसके फाउंडर कौन है? गौतम अडानी है। और इस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। दूसरा क्यों? क्योंकि देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर आपका GMR ग्रुप है। अच्छा, हमारे नागरिक व उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। फिर अभी आईसीसी ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो आंसर होगा एक तो जैक स्कैलिस, एक जहीर अब्बास और एक लीसा स्टालेकर को। तो साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं ये जैक स्कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं ये जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ये लीसा स्टालेकर, और इन्हीं को अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये जो जैक स्कैलिस हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास ये छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। लीसा स्टालेकर की बात करेंगे तो वैसे तो ये 27वें नंबर की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, लेकिन महिलाओं में बात करेंगे, महिला खिलाड़ियों में, तो 6वें नंबर की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ये। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेगा। आपको बताया यूएई में इस बार के आईपीएल भी होंगे सितंबर में, जो इसका 13वां संस्करण होगा। और आईपीएल का बताओ इस बार टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? ड्रीम 11 को। और इसके सीईओ हैं मनु सानी। इसके अध्यक्ष, इंटरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा। फिर एक किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। और आपको बता दूं इसके अलावा भी ट्राइफेड ने आदिवासी लोगों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और आदिवासी लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया था। ये एक तरह का मोबाइल वैन है जो देश के अलग अलग शहरों में जाकर के ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंचकर इनके प्रोडक्ट्स को बेचता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है जिसका उद्घाटन अभी असम में किया गया है। इसकी लंबाई याद रखो 1.8 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। इसको बनाने में जो लागत आई है वो 56 करोड़ रुपए है। असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। अभी आपको याद होगा असम की सरकार ने अरुणोदय स्कीम को भी शुरू किया था। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ असम से। एक तो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। ये याद रखना है आपको। और असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस होता है। और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। और भी नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया और औरंग नेशनल पार्क। और भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, ये यहीं पर है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पे है ये। और एक बहुत फेमस मेला है अंबुबाची मेला, असम में ही मनाया जाता है, असम के कामाख्या मंदिर में। फिर अभी किसने गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर अशोक के वेद ने। तो हमारे जो एक तो डोनर मंत्री है ना, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वेद के द्वारा संपादित इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। डॉक्टर अशोक के वेद ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक है
और जिन्हें मेडिकल फील्ड में किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कैंसर से याद रखो, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अच्छा, चेतन भगत ने एक बुक लिखी थी, हमने पढ़ा है अभी, वन अरेंज्ड मर्डर। विरल आचार्य और उर्जित पटेल तो मैं आपको कई बार बता चुका। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक लिखी है विरल आचार्य ने, और उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उम्मीद करूंगा अब तो ये आपको रट गई होगी। फिर अभी किस देश ने काले सागर में एक बहुत बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है? तो आंसर होगा टर्की ने। तो टर्की ने, जो इसका ब्लैक सी वाला रीजन है, वहां पे एक बहुत बड़े नेचुरल गैस के भंडार की खोज की है। और इस खोजे गए रिजर्व की मात्रा कितनी है? लगभग है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। और इसने कहा है कि ये यहाँ से गैस निकाल के 2023 तक इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। टर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी है लीरा, और प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्डोगन। फिर है भारत के पहले निजी कंपनी के द्वारा निर्मित एक मिसाइल, एक रॉकेट, कौन सी? पिनाका बनाया गया है। तो आपको बताना है इसका परीक्षण, अभी इसका टेस्ट फायर कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पोखरण में। तो मेक इन इंडिया के तहत एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए गए रॉकेट का सफलतापूर्वक अभी सेना ने परीक्षण किया है। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में किया है। कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, और ये भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाया गया इस तरह का पहला लड़ाई का सामान है। ये एक रॉकेट है पिनाका। पिनाका के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है नुआखाई फसल उत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको पता है ना, नुआखाई ये उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है, जैसे चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया, और खई मतलब होता है भोजन, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल महोत्सव है। वैसे उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इसको मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप उड़ीसा इसका आंसर सुनोगे हर जगह। नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में है, उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर है हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली है? तो आंसर होगा बायर्न म्यूनिक ने। यूईएफए मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल में बायर्न म्यूनिक ने 6वीं बार यूरोपीय चैंपियन लीग को जीत लिया है। बायर्न म्यूनिक ने किसको हराया? पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके ये लीग जीती है। इससे पहले बायर्न म्यूनिक 2013 में चैंपियन बनी थी। फिर है भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माई इंडियन एयरफोर्स। तो अभी भारतीय वायुसेना ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी और नौकरी का विवरण देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है माई इंडियन एयरफोर्स। तो एयर चीफ मार्शल हमारे हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसे CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तैयार किया है। तो इसमें आपको करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब डिटेल में बताया जाएगा। हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और एयरफोर्स डे हम मनाते हैं कब? 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखो। तो गाइज ये लीजिए, अगस्त महीने के चौथे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा जो भी पेंडिंग चल रहा था उसको हमने पूरा कर लिया है, और थोड़ा बहुत जो कुछ पेंडिंग बाकी है उसे जल्दी हम पूरा कर लेंगे। मुझे पता है आप लोगों की कुछ PDF वगैरह हैं जो पेंडिंग चल रही है, और एक आध क्विज वगैरह है, वो मैंने अपलोड तो करवाई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो उन्हें वापस अपलोड नहीं कर सका, लेकिन वो जल्दी मैं अपलोड करवा दूंगा। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो इन्हें एक लाइक तो कम से कम कर दिया करो आप लोग, और इसे शेयर करना मत भूलना। कम से कम शेयर जरूर करना है आप लोगों को, मेरे बोलने की जरूरत ना पड़े, आप लोग इसे स्टार्टिंग में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करो, और क्विज लगा लेना, इसकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दी गई है। प्रैक्टिस करना, बढ़िया से प्रैक्टिस करो आप लोग बस। थैंक यू गाइस।